हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसमान क्लासेस। देखिए, हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग सॉल्व करना सीख रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जो डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसमें मैं लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उस लेक्चर को आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। आज ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इन लेक्चर्स को समझने के लिए आपको जो एडजॉइंट निकालने आना चाहिए, वो भी शॉर्टकट मेथड से, मतलब विद इन 10 सेकेंड। जिस जो लेक्चर मैं ऑलरेडी जो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ आपको रैंक निकालने आना चाहिए, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आपको मेरे चैनल पे जाना है, वहां पे आपको रैंक जो है दिखेगा, रैंक निकालना, या इसका इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका जो टॉपिक है, इससे बेसिकली टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में, आईआईटी के एंट्रेंस में और एनडीए के एंट्रेंस में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, इसको सॉल्व करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। पहला होता है आपका मैट्रिक्स मेथड, दूसरा क्रैमर्स रूल और तीसरा रैंक मेथड। तो जो मैट्रिक्स मेथड होता है वो क्लास 12 की एनसीईआरटी में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। और जो रैंक मेथड है आपका, वो जनरली ग्रेजुएशन में बताया जाता है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया, जरा सा उसको 1 मिनट में रिवाइज कर लें, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया है, जरा सा इसको 1 मिनट में समराइज कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ये कहा कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, जहां पे बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में अंतर कितने का होता है, अगर बी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखी हुई है, अगर वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी तो उसको हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और अगर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है। ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इस तरीके का अगर इक्वेशन आपको दिया होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको सॉल्व करने के बेसिकली 3 मेथड होंगे, है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट मेथड ये था हमारा मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाइड बाई बी। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या आई थी, पहली कंडीशन ये आई थी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो उस समय हमको क्या मिलता था, यूनिक सोल्यूशन मिलता था, है ना। उस समय हमको क्या मिलता था, यूनिक सोल्यूशन मिलता था। दूसरा केस हमारा ये था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मिल गया तो अब इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, अब हम लोग कैलकुलेट करते थे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है। ये इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट आपको अगर शॉर्टकट मेथड से निकालने आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते थे। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर आपका क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर आपका मिला नॉन जीरो, तो हम कहते थे उस केस में हमको कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका जीरो मिल गया तो उस केस में या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते थे या तो नो सोल्यूशन मिलता था। ठीक है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसको भी सॉल्व करने का अभी पहला ही मेथड पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मेथड। उसके बाद फिर क्रम क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्रैमर्स रूल स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। और क्रैमर्स रूल से होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। और जो आपका रैंक मेथड होगा उसको थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रैंक मेथड से होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। तो आइए समझते हैं, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द कांस्टेंट b1 b2 b3 bn all are zero, that is if the matrix b is the zero matrix, and then the system of the form ax is equal to 0 where 0 is the null matrix is called the homogeneous system of linear equations। जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूं, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो और 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। इस जो ये जो आपको लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ जीरो दिख रहा है। अगर ये जीरो ना होकर कोई और कांस्टेंट होता तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
तो अगर ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, तो सबसे पहले उसको हम लोग किस फॉर्म में बनाएंगे? उसको हम लोग बनाएंगे ए एक्स इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख लेंगे, जहां पे ए क्या होगा? एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स होगी। जैसे इस इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारी ए मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आ जाएगी? ए मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी 1 1, और कितना आ जाएगा? 2 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। और एक्स मैट्रिक्स कितनी होगी? एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी एक्स कामा वाई, और जो जीरो मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में कितना जीरो लिखा हुआ, तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए इसमें पहला केस क्या है। अब कहा जा रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट्स ओनली सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड द ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिए जाए एग्जाम में, तो इसका सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है। इसके या तो एक सॉल्यूशन होंगे या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो ही ऑप्शन होता है इसका, या तो एक सॉल्यूशन होगा या तो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको एग्जाम में टिक नहीं करने हैं? आपको बिल्कुल भी कभी कह दिया दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो गलत ऑप्शन होगा, तीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा गलत ऑप्शन होगा, आपसे कह देगा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आप वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में या तो जीरो जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, जीरो जीरो जीरो, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जीरो जीरो भी आ जाता है और नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस समय हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जीरो जीरो ही सॉल्यूशन सिर्फ मिलेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ जीरो जीरो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है। जैसे हमने लिखा ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसे हमने लिखा ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों तरफ अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू एक्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जीरो। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आता है? ए एक फार्मूला होता है, ये आपको मालूम होगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स, और इधर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जीरो कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर 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 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिपेंड हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हम लोग एक्स इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और दूसरा केस हमारा ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, दैट इज इट हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो दो ही बात है कि अगर आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए होंगे, आपको जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे उनकी मैट्रिक्स बनानी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मिला, तो सिर्फ आपको ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो 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 मिलेगी। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मिल गया, तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कहा जाए द इक्वेशन x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन। ठीक है, और x माइनस वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस वाई प्लस सेवन जेड इज इक्वल टू वन, हैव ओनली टू सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो आप राइट हैंड साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे वन है। मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस केस में देखिए अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाए, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख पाएंगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां पे ए मैट्रिक्स हमारी कैसे बनेगी? ए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनेगी। तो पहले इक्वेशन में वन टू थ्री एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, दूसरे इक्वेशन में वन माइनस वन और फोर आपके जो है कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, तीसरे इक्वेशन में टू वन और सेवन, टू वन और सेवन। ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट है। ठीक है, ये बन गया ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स आप हमारा क्या बनेगा? बी मैट्रिक्स बन जाएगा बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? वन है और जीरो है, और क्या है? वन है, वन जीरो वन, इस तरीके से बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है, मैट्रिक्स मेथड, तो अभी हम फिलहाल उसी से प्रोसीड करेंगे। इसके बाद जब हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ लेंगे, तो क्रैमर्स रूल से भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस केस में हम लोग करते क्या है? मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहला काम होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाता है। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकालते हैं। तो इसको फर्स्ट रो के अलाउंग अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? वन इंटू कितना आ जाएगा? माइनस सेवन माइनस फोर कितना आ जाएगा? माइनस इलेवन। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा? माइनस टू इंटू कितना आ जाएगा? सेवन माइनस एट मतलब माइनस वन।
और प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास बच गया -11 और ये हो गया +2 और ये कितना हो गया +9। तो 9 टू 11, 11 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आएगा। ठीक है, ये कहना ओनली टू सोल्यूशन की बात तो होती ही नहीं है। जब हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, या तो नो सोल्यूशन आएगा। तो ये कहना ओनली टू सोल्यूशन, ये तो बात हम पहले ही डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ओनली टू सोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन भी नहीं आएगा और यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि डिटर्मिन यूनिक सोल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फिलहाल डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन भी नहीं आएगा। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो नो सोल्यूशन आएगा हमारे पास, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मुझे इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए ये शॉर्टकट मेथड मैंने इस तरीके से बताया था आपको, कि सबसे पहले यहां से हम लोग नीचे आएंगे, मतलब -1। आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा एडजॉइंट वाला, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा एडजॉइंट निकालना। ठीक है, -1, फिर मतलब सेकंड कॉलम में मैंने -1 लिखा, फिर ये क्या है, 1 है, ऐसा रो में लिखेंगे -1, फिर 1 गए, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर कितना है, ये 2 है, और फिर -1, फिर 2 है और -1। यही काम हम लोग थर्ड कॉलम में करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 7 3 4, 4 7 3 4। फिर फर्स्ट कॉलम में यही चीज इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 1 1 2 1 1 2। नहीं, हम लोग क्या हो गया, 1 2 1 1 है ना, 1 2 1 1 1 2 1 1, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1 2 1 1, और फिर से जो फर्स्ट रो है उसी को रिपीट कर देंगे नीचे, -1 1 2 और -1। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए एडजॉइंट हम लोग लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, -7 -4 मतलब कितना हो गया, -11। ठीक है, फिर ये देखिए दूसरा एलिमेंट आएगा इसका, कितना आ जाएगा, 3 -14 मतलब -11। ये तीसरा एलिमेंट आएगा इसका, कितना आ जाएगा, 8 और +3 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा इसका, कितना आ जाएगा, 8 -7 कितना आ जाएगा, 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 -6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 7 -6 इक्वल टू 1। फिर अगला एलिमेंट कितना आ जाएगा, 3 -4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 3 -4 -1। अगला एलिमेंट हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 4 -1 इज इक्वल टू 3। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा -1 -2 मतलब कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने जाएं, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने जाएं, मतलब इसमें हम लोग जो ये मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स से हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी मैट्रिक्स क्या थी हमारी, 1 0 और क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो पहले रो को पहले कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितने ऑर्डर का बनेगा, सबसे पहले ये 3/3 का है, ये 3/1 का है, मतलब 3/1 का बनेगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 3/1 का बनेगा। तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा -11, ये तो 0 हो गया, ये कितना का, +11, -11 + 11 कितना हो गया, 0। फिर ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और -1 कितना हो जाएगा, 0। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 -3 इज इक्वल टू 0। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी आपका कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 मिला है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 मिला है, इस केस में या तो नो सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। अभी दोनों पॉसिबिलिटी है, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। उसके लिए हम लोग करते क्या है, शुरुआती कोई भी दो इक्वेशन आप ले लीजिए, उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कि मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया, x + 2y इज इक्वल टू 1 - 3z। x + 2y इज इक्वल टू 1 - 3z। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन ले लिया पहला। और ये जो दूसरा इक्वेशन था, x - y इज इक्वल टू -4z। x - y इज इक्वल टू किसी भी दो इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1। अब 4z - 3z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 + ZY कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y आ गया हमारे पास। यहाँ से हम लोग x भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन रख दें, कितना आ जाएगा, y - 4z। ठीक है, तो y हमारे पास कितना है, 1 + Z/3, और कितना है, -4z। ये कितना आ जाएगा, -12z, मतलब 1 - 11z डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको अगर ये x और y की अगर वैल्यूज हम लोग, जो भी एक इक्वेशन बचा है हमारे पास, कौन सा इक्वेशन बचा, थर्ड वाला, 2x + y + 7z इज इक्वल टू 1। 2x + y + 7z इज इक्वल टू 1। 2x + y + 7z इज इक्वल टू 1। अगर इसमें हम x y की वैल्यू z के टर्म में रखें, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया,
तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम कहते हैं नो सोल्यूशन मिलेगा। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 22z डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, और प्लस y कितना हमारे पास 1 + z/3, और प्लस कितना हो गया 7z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ऊपर मिल जाएगा हमको 2 - 22z प्लस कितना मिल जाएगा 1 + z + 21z, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो -22 है, ये देखो 21 + 1, 22 - 22 ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 3, देखो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इस केस में हमको सोल्यूशन मिलेगा, और कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, यह हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों को सॉल्व करने के जो मैट्रिक्स मेथड था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आगे हम लोग करते रहेंगे, बट आज हम लोग दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं, क्रैमर्स रूल। तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल में ले लेते हैं, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। पहला a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है। दूसरा लीनियर इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं डी, इसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट को लिखेंगे, ठीक है। एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे है a1 b1, और यहाँ पे क्या है a2 b2 है, ठीक है। और फिर एक और हम लोग बनाएंगे यहाँ डिटर्मिनेंट, जिसका नाम होगा डी1। डी1 कैसे बनाया जाएगा? डी1 हमारा बना जाएगा, बल्कि डी1 डिटर्मिनेंट बना लीजिए, मैट्रिक्स न बना के बल्कि डिटर्मिनेंट बना लीजिए। डी का मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट। तो डी1 कैसे बनाएंगे? जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट हैं C1 C2 जो कांस्टेंट है, इसको पहले कॉलम से रिप्लेस कर दीजिए। पहले कॉलम पर लिख देंगे C1 C2, और दूसरा कॉलम को एज इट इज रखते हैं B1 B2, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डी1, डिटर्मिनेंट में ही बनाना है सबको, ठीक है। और एक और मैं बना देता हूँ डी2। तो डी2 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है C1 C2, इसको सेकंड कॉलम में लिख दीजिए आप, मतलब C1 C2, और पहले कॉलम में रहने दीजिए किसको? A1 A2 को, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मैंने लेट कर लिया इसको, सपोज डी मैं इसको बोलूंगा, डी1 मैं इसको बोलूंगा, डी2 मैं इसको बोलूंगा। तो चलिए मैं डी1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डी1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या? C1 C2। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन, पहले इक्वेशन से C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? A1x प्लस B1y। हमारे पास क्या है? A1x प्लस B1y, ठीक है। और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है दूसरे इक्वेशन से? A2x प्लस B2y, ठीक है। A2x प्लस B2y। और और D1 का दूसरा कॉलम क्या है? B1 B2, ठीक है, B1 B2। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास हो गया, ठीक है। इस पे मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ कि जो C1 कॉलम है, C1 कॉलम में मैं रिप्लेस कर देता हूँ C1 माइनस वाई C2, C1 माइनस वाई C2। तो क्या आ जाएगा? D1। ये ऑपरेशन हम लगा देते हैं इस डिटर्मिनेंट पे। तो D1 हमारे पास आ जाएगा A1x, और यहाँ पे आ जाएगा A2x, और यहाँ कितना आ जाएगा? B1, और यहाँ से कितना आ जाएगा? B2। अब फर्स्ट कॉलम से अगर हम x कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा? A1 A2 B1 B2, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। और A1 A2 B1 B2 को हम लोग क्या बोल रहे थे? D बोल रहे थे। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? D1 इज इक्वल टू एक्स डी। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी D1/D निकल जाएगी। तो ये क्रैमर्स रूल का मैं प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? D1/D। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, x इज इक्वल टू D1/D। और सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे y इज इक्वल टू D2/D निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में दिया गया है, तो इस तरीके से हम लोग डी बनाएंगे, D1 बनाएंगे, D2 बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा? x इज इक्वल टू D1/D, एक सोल्यूशन निकल के आएगा। और y की वैल्यू कैसे निकल जाके आ जाएगी? D2/D से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, प्रोवाइडेड d इज नॉट इक्वल टू जीरो। डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी तो आप x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। अब इसी चीज को देखिए तीन वेरिएबल में अगर दिया हो तो कैसे कैसे समझेंगे हम लोग। जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। मतलब तीन वेरिएबल में आपको दिया गया है, इसको क्रैमर्स रूल से आपको सॉल्व करना है और पता लगाना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, इनफिनाइट सोल्यूशन आएगा, और सोल्यूशन क्या आएगा। अगर आपको ये पता लगाना है तो क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल में देखिए हम लोग पहले कुछ मानेंगे, सपोज डी इज इक्वल टू, जो डी डिटर्मिनेंट है, पहला डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, देखिए यहाँ से A1 B1 C1, दूसरे में क्या है? A2 B2 C2, तीसरे में क्या है? A3 B3 C3। इसका एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसको हम लोग नाम डी दे देंगे, ठीक। दूसरा डिटर्मिनेंट D1 बनाएंगे। D1 बनाने के लिए जो राइट हैंड साइड में ये जो कॉन्स्टेंट्स है D1 D2 D3,
इसको अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम में, मतलब डी के फर्स्ट कॉलम में अगर ये चीज लिख दें, D1 D2 D3, बाकी सेकंड थर्ड को रहने दें, तो ये D1 बन जाएगा। अब जो D1 D2 D3 राइट हैंड साइड में, इसको सेकंड कॉलम में अगर हम लोग लिख दें, ठीक है, फर्स्ट थर्ड को ऐसे ही रहने दें, तो ये D2 बन जाएगा। इसी तरीके से D1 D2 D3 को थर्ड कॉलम में लिख दें और बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एज इट इज रहने दें, तो क्या बन जाएगा, D3 बन जाएगा। अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाएगा? इसका सोल्यूशन इस तरीके से दिया जाएगा कि x इज इक्वल टू D1 अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू D2 अपॉन डी, और z इज इक्वल टू D3 अपॉन डी। ये कैसे आया, इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लिया कि D1 डिटर्मिनेंट में ले लूं। D1 डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है D1 D2 D3, और फिर भी कितना हमारे पास है, B1 B2 B3, और यहाँ पे कितना हमारे पास, C1 C2 C3, ठीक है। अब ये D1 D2 D3 की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 से हम लोग D1 D2 D3 की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, D1 इज इक्वल टू हमको मिलेगा A1x प्लस B1y प्लस C1z, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, A2x प्लस B2y प्लस C2z मिलेगा, ठीक है। और थर्ड में हमको क्या मिलेगा, A3x प्लस B3y, और प्लस क्या मिलेगा, C3z मिलेगा, ठीक है। और सेकंड कॉलम में क्या मिलेगा हमको, B1 B2 B3, और थर्ड कॉलम में हमको क्या मिलेगा, C1 C2 और C3, ठीक है। अब हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? अब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे कि C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 C1 माइनस YC2 और माइनस ZC3, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाएं, मतलब सेकंड कॉलम में y से मल्टीप्लाई करके और थर्ड कॉलम में z से मल्टीप्लाई करके पहले कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो D1 हमारे पास क्या बचेगा, D1 हमारे पास बचेगा A1x, यहाँ पे क्या बचेगा, A2x, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, A3x, और यहाँ पे हमको क्या बचेगा, B1 B2 और B3, और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, C1 C2 और C3। अब पहले कॉलम में से अगर मैं x को बाहर निकाल लूं, तो अब हमारे पास यहाँ पे बचेगा A1 A2 A3, और यहाँ बचेगा B1 B2 B3, और थर्ड कॉलम में हमारे पास बचेगा C1 C2 और C3, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोले थे, D बोले थे। अब D को ध्यान से देखिए, इसको हम लोग D बोले थे, तो हमारे पास क्या मिल गया, D1 इज इक्वल टू मिल गया x इंटू डी। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग क्या निकाल पाएंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा D1 अपॉन डी। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, D1 अपॉन डी। यही सोल्यूशन देखिए निकाला गया था, एक्स इज इक्वल टू D1 अपॉन डी। सिमिलरली इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो D2 को जब हम सॉल्व करेंगे, तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, y इंटू डी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग y इज इक्वल टू क्या निकाल निकाल पाएंगे, D2 अपॉन डी निकाल पाएंगे। और सिमिलरली z इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाल पाएंगे, D3 अपॉन डी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्रैमर्स रूल का प्रूफ बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, भाई यूनिक सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, ये सब कैसे पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल? तो उसमें कुछ केसेस है। पहला केस क्या है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी अब डी इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर डिनोमिनेटर वाली चीज नॉन जीरो होगा, इसका मतलब इस केस में एक्स वाई जेड की हम लोग यूनिक वैल्यू निकाल पाएंगे। मतलब अगर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि हमारा यूनिक सोल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। उस केस में हमारा यूनिक सोल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा केस क्या है हमारा, देखिए अगर मान लीजिए डी इज इक्वल टू जीरो मिल गया, अगर मान लीजिए डी इज इक्वल टू हमने निकाला और क्या मिल गया, जीरो मिल गया, ठीक है। और उस केस में एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट D1 D2 D3 इज नॉन जीरो। अब उस केस में एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, D1 D2 D3 में से कम एक नॉन जीरो मिल जाए। या तो D1 नॉन जीरो मिल जाए, या तो D2 नॉन जीरो मिल जाए, या तो D3 नॉन जीरो मिल जाए, या तो कोई दो नॉन जीरो मिल जाए, या तो तीनों के तीनों नॉन जीरो मिल जाए। मतलब कम से कम एक डिटर्मिनेंट D1 D2 D3 में से कम एक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल जाए, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होता है, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उस केस में नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और जो थर्ड केस है हमारा, वो क्या है, थर्ड केस हमारा, इफ डी इज इक्वल टू जीरो एंड D1 D2 D3 इज इक्वल टू जीरो, देन द सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। हाउएवर इफ इट इज कंसिस्टेंट, देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब ये तीसरा केस ये बता रहा है कि अगर डी इज इक्वल टू जीरो मिल गया, इसके साथ ही साथ D1 D2 और D3 ये सब के सब क्या मिल गए, जीरो मिल गए। अब इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसका नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और या तो इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, है ना। नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सेम है जैसा कि मैट्रिक्स मेथड में आप किए थे, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, जरा कुछ एक आध केस में जैसे एक्सप्लेन कर दूं। जैसे सेकंड केस की अगर बात करें कि डी इज इक्वल टू जीरो और डी कोई एक कम से कम नॉन जीरो है, तो नो सोल्यूशन क्यों मिलता है? देखिए हम लोगों ने लिखा था
यहाँ से हम लोगों ने लिखा था कि D1 इज इक्वल टू एक्स डी, है ना, यहाँ से हम लोगों ने निकाला था D1 इज इक्वल टू एक्स डी, ठीक है। और D2 इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला था, वाई डी, प्रूफ में हम लोगों ने निकाला था। और D3 इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला था, जेड डी निकाला था। अब आप कह रहे हैं कि D इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, D इज इक्वल टू जीरो मान लीजिए आ गया, ठीक है। और मान लीजिए D1 नॉट इक्वल टू जीरो है, ये मान लीजिए D1 क्या है, मतलब 3 आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ लिखा एक्स लिखा हुआ है। तो राइट हैंड साइड में तो जीरो मिल जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में जीरो नहीं मिल पाएगा। तो क्या क्या कोई एक नॉन जीरो नंबर एक जीरो नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड केस को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे एक देखिए नोट लिखा गया है, क्योंकि तीसरे केस में अभी देखिए कंफ्यूजन बरकरार है। कंफ्यूजन का मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर मान लीजिए डी इज इक्वल टू जीरो आ गया और D1 D2 D3 भी जीरो आ गया, तो अभी आप दो केसेस बता रहे हैं कि नो सोल्यूशन भी आ सकता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन भी आ सकता है। तो फिर इसका बंटवारा कैसे करेंगे, कब नो सोल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा? उसके लिए क्या करेंगे, इन केस थर्ड टू डिसाइड वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब या तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा या नो सोल्यूशन मिलेगा। टेक एनी टू इक्वेशंस आउट ऑफ द थ्री गिवन इक्वेशन, जो तीन गिवन इक्वेशन है उसमें से किसी दो को आप ले लीजिए। एंड शिफ्ट वन ऑफ द वेरिएबल से जेड ऑन द राइट हैंड साइड, किसी एक वेरिएबल जेड को सपोज राइट हैंड साइड में आप शिफ्ट कर दीजिए। टू ऑब्टेन टू इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, तब आपको एक्स और वाई दो इक्वेशन मिल जाएंगे। सॉल्व दीज इक्वेशन टू ऑब्टेन एक्स एंड वाई, इन दोनों इक्वेशन को में से एक्स वाई को सॉल्व करके एक्स वाई को जेड के टर्म में आप सॉल्व कर लीजिए। इफ दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड कंस्टिट्यूट ए सोल्यूशन। अगर अगर एक्स वाई की ये वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तब तो हम कहते हैं कि उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई डू नॉट सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, देन द सिस्टम इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। तो ये मेथड होगा कि तीन इक्वेशन आपको दिए होंगे, किसी दो इक्वेशन में को आप एक्स और वाई, एक्स किसी दो इक्वेशन में से एक्स और वाई की वैल्यू किसके टर्म में आप निकाल लीजिए, जेड के टर्म में निकाल लीजिए। उसके बाद एक्स और वाई की ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन आप पुट करिए जेड के टर्म में। अगर तीसरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, और सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम कहते हैं नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है होमोजीनियस सिस्टम। अब हमारे D1 D2 D3 जीरो आ गया, अभी तो हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम पढ़ रहे थे, क्रैमर्स रूल में नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब मान लीजिए D1 D2 D3 मिल गया, मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिल गया, जीरो। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू कितना मिल गया, जीरो। और तीसरा क्या मिल गया हमको, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू कितना मिल गया, जीरो। तो ये कैसा हो गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्रैमर्स रूल से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम जो डिटर्मिनेंट डी बनाएंगे वो तो पिछली बार की तरह ही बनाएंगे जैसा नॉन होमोजीनियस से बनाया था। A1 A2 A3, यहाँ क्या बनाएंगे, B1 B2 B3, और यहाँ क्या बनाएंगे, C1 C2 C3 बनाएंगे। और डिटर्मिनेंट D1 कैसे बनाएंगे, D1 में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट लिखे गए हैं उसको फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं। डी का जो फर्स्ट कॉलम है उसको 0 0 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो 0 0 0, यहाँ कितना आ जाएगा, B1 B2 B3, यहाँ कितना आ जाएगा, C1 C2 C3। अब देखिए चूंकि डिटर्मिनेंट का एक पूरा का पूरा कॉलम जीरो है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से D2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और D3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा दारोमदार डी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ देखिए केस क्या बनता है, इफ डी इज नॉट, अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन उसको बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब 0 0 0 ही सिर्फ सोल्यूशन आएगा, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। तीसरा कोई केस बनता नहीं, इसमें नो सोल्यूशन का केस नहीं बनता है, ठीक है। हमेशा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो डी है अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो उसमें ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू सिर्फ जीरो आएगी, ये पहला केस हो गया। और अगर डी इज इक्वल टू जीरो आ गया तो उस केस में हमको क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल से आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन। अब अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन लीनियर इक्वेशन दे दिए जाते हैं, लेकिन दो अननोन दिए जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो, दो वेरिएबल एक्स वाई है। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो, A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन तीन है लेकिन वेरिएबल दो ही है, ठीक है। तो इसका ये दिस विल बी कंसिस्टेंट इफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y obtained फ्रॉम एनी टू इक्वेशन सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन। इस केस में हमको करना क्या होता है, किसी भी दो इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो उस केस में
हमको सोल्यूशन मिलता है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम पहला दो इक्वेशन ले लें, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू रखें, एक्स वाई वैल्यू को निकालें और थर्ड इक्वेशन पुट करें, तो इस तरीके की कंडीशन मिलती है। तो जब भी आपको दो वेरिएबल दिए हों और तीन लीनियर इक्वेशन दिया हो, तो इस तरीके का आप डिटर्मिनेंट बनाइए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और अगर ये जीरो मिल गया तो उस समय हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहले देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास 4 11 12 दिया गया है, मतलब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसको हम लोग क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाना शुरू करते हैं। पहले हम डी बना लेते हैं। डी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 -3 और कितना हो जाएगा 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 -6 और कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा -9, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -3 -6 टू टाइम्स है, और 3 3 जा 9 थ्री टाइम्स है, मतलब 1:3 का रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 10 और 15 1:2:3 का रेशियो, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट रो और सेकंड रो की बात करें, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है तो आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर कोई भी दो रो के एलिमेंट जो है अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप D1 निकालने जाएंगे यहाँ पे, तो D1 भी आपको जीरो मिलेगा, D2 भी आपको जीरो मिलेगा, और D3 भी आपको कितना मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब D इक्वल टू जीरो और D1 D2 D3 भी सबके सब जीरो मिल गए, इसमें दो पॉसिबिलिटी मिलती है हमको, या तो नो सोल्यूशन आएगा, या तो कैसे आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, जिसके लिए एक रिमार्क भी हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, कि कैसे डिसाइड करेंगे कि नो सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। इसके लिए हमने मैंने आपको एक रिमार्क भी दिखाया था, मतलब एक एक नोट भी हमने मैंने दिखाया था। मैं अभी एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो नोट मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या लिखा था इसके लिए। नो सोल्यूशन आएंगे, देखिए ये नोट था कि इन केस थर्ड टू डिसाइड वेदर सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशन को तीसरे वेरिएबल के टर्म में सॉल्व कर लेंगे, और अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अदरवाइज नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहले दो इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ। x-3y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 4 - 5z, और दूसरा इक्वेशन है 2x-6y इज इक्वल टू 11 माइनस कितना है, 10z है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 2x-6y इज इक्वल टू 8 माइनस कितना आ जाएगा, 10z, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कितना है, 2x-6y इज इक्वल टू 11 माइनस 10z है। ठीक है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा जीरो, और इधर कितना आ जाएगा, -3, और ये भी कट जाएगा। तो क्या जीरो -3 के बराबर होता है, नहीं बराबर होता है। इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कह रहा है यूनिक सोल्यूशन, गलत है। नो सोल्यूशन बिल्कुल सही है। इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस दिस एंड दिस हैज ए यूनिक सोल्यूशन। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो राइट हैंड साइड में जीरो तो है नहीं, है ना। इसका मतलब ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब क्रैमर्स रूल से अगर हम लोग बात करें, तो ये कहा जा रहा है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कब आता है, जब डी की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो। डी कैसे हम लोग बनाते हैं, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट से बनाते हैं। पहला हमारा क्या मिलेगा, 1 1 1 मिलेगा, 1 1 1। दूसरे से क्या मिलेगा, 2 1 और -1 मिलेगा, 2 1 और -1। और तीसरे में क्या मिलेगा, 3 2 और k मिलेगा। इसकी वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं होगी तभी हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड कर दें तो 1 इंटू कितना मिलेगा, k+2। ठीक है, फिर कितना मिलेगा हमको, -1 इंटू कितना हो जाएगा, 2k+3 हो जाएगा। ठीक है, 2k+3, ओके, 2k+3। और फिर कितना मिलेगा, +1 इंटू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4 - 3 मतलब 1, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, k+2 और -2k, फिर -3, और कितना मिल जाएगा, +1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से k-2k कितना हो जाएगा, -k, और 2 + 1 3 - 3 कितना हो गया, जीरो। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब k की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जाएगा द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें वेरिएबल दो ही हैं, एक्स वाई। यहाँ पे भी वेरिएबल कौन है, एक्स वाई। यहाँ पे भी वेरिएबल कौन है, एक्स वाई। वेरिएबल दो है लेकिन इक्वेशन तीन है, और ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए अभी मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी। कंडीशन देखिए ये था कंसिस्टेंट। अगर दो वेरिएबल हो और तीन इक्वेशन हो तो कंसिस्टेंट तब होता है
जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। पहले रो में क्या मिलेगा हमको, 1 1 और कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। दूसरे रो में हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस लैम्डा और कितना मिलेगा, 2 प्लस लैम्डा और फिर कितना मिलेगा यहाँ से -8। ठीक है, और तीसरे में क्या मिलेगा हमको, 1 और क्या मिलेगा, -1 माइनस लैम्डा और फिर कितना मिलेगा हमको, 2 प्लस लैम्डा मिलेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आई होप इस डिटर्मिनेंट को आप आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 -4ac मतलब ये कितना आ जाएगा, 60 अपॉन 2a। 2a का मतलब कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 6। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 प्लस 8 मतलब 6/6, एक तो 1 आ जाएगा। और -10/6 का मतलब कितना आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। तो जब लैम्डा की वैल्यू 1 और -5/3 होगा, तब उस समय हमका ये जो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्रैमर्स रूल देखा कि क्रैमर्स रूल से कैसे हम लोग होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हो गया नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीन डिटर्मिनेंट बनते हैं, एक तो मुझे डी निकालना पड़ता है, ठीक है, एक तो मुझे डी वन निकालना पड़ता है, एक तो मुझे डी टू निकालना पड़ता है, एक तो मुझे डी थ्री निकालना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें केसेस क्या क्या बनते हैं, अगर डी इज नॉट इक्वल टू 0 उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर डी इज इक्वल टू 0 मिल गया और कम से कम एक एटलीस्ट वन ऑफ द D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। और अगर डी इज इक्वल टू 0 मिल गया और D1 D2 D3 दोनों के सब 0 मिल गए, उस केस में या तो नो सॉल्यूशन आते हैं या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। उसको डिसाइड करने के लिए किसी भी दो इक्वेशन को थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और जो वहां से वैल्यूज आती हैं अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, अदरवाइज नो सोल्यूशन आता है। ठीक, और ए एक्स इज इक्वल टू 0 में सिर्फ दो ही केसेस बनता है। एक तो अगर डिटर्मिनेंट जो हमारा डी है वो 0 आ सकता है, और डी हमारा क्या हो सकता है, डी हमारा नॉन जीरो आ सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो है जो डी है, डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस समय हमको क्या मिलेगा, ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाता है, मतलब सिर्फ 0 0 0 सोल्यूशन मिल जाते हैं। और अगर डी इज इक्वल टू 0 मिल जाता है तो उसमें केस में हमको क्या मिल जाते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो इतना ही थियरी किसके बारे में, क्रैमर्स रूल के बारे में। और इस पे अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मिक्स्ड क्वेश्चंस मतलब मैट्रिक्स मेथड पे, क्रैमर्स रूल पे आगे थर्ड लेक्चर में जो मैं रैंक मेथड पढ़ाऊंगा, इस सबको मिक्स करके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं और आईआईटी में पूछे गए हैं, इसको मैं आगे के लेक्चर्स में आपको जो है करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।